जो भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन चैनल के साथ, और जो भी हमारी टीम होगी सशक्त टीम है और आपके लिए बेहतरीन काम करेगी, और आप ही लोग के लिए मैं लगा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा आजकल क्लास एक आध दिन गैप हो जाता है इसी सब चक्कर में, तो कोई बात नहीं। अभी आज हम लोग जो है एक नया मॉक टेस्ट करेंगे, एसएससी सीजीएल मेंस सीएचएसएल एग्जाम 2022 मॉक टेस्ट 10। ठीक है, 9 मॉक टेस्ट हमने आपको करा रखा है, जिसमें कि मॉडरेट से टफ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शुरू के क्वेश्चन काफी मॉडरेट होते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे जो है क्वेश्चन, बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना, तो कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका ब्लड रिलेशन से ही शुरू हो रहा है। क्या कहता है, मनीषा की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स मनीषा। तो देखो, जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया जाता है उसको पहले बनाते हैं, जो पॉइंट आउट करने वाला मतलब स्टेटमेंट करता होता है उसको हमेशा हम बाद में बनाते हैं। तो मनीषा को पॉइंट आउट करके मनीषा को पॉइंट आउट करते हुए अजय ने कहा, एक महिला से कहता है। तो इस महिला का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट आउट किसकी तरफ कर रहा है, मनीषा को। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं मनीषा को। क्या कहता है कि वह, वह माने कौन, जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, वह मेरी बेटी। अब अजय क्या कह रहा है, अजय को बनाइए, ये अजय आ गया, कह रहा मेरी बेटी, इसकी बेटी को भी बना लीजिए, वह मेरी बेटी की माँ। अब इसकी बेटी की माँ कौन होगी, इसकी पत्नी होगी, इसकी माँ को भी बना लो, माँ के पिता का, माँ के पिता, ये पिता हो गया इसका का बेटा। मनीषा की ओर संकेत करते हुए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स मनीष, भैया मनीषा नहीं है, ये मनीष है, ये लाइन एक्स्ट्रा है, हटा दीजिए। मनीष की ओर इशारा कर, क्योंकि इंग्लिश से पता चल रहा है कि ये मनीष है, मनीषा नहीं है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स मनीष, अजय सेड टू अ वुमन, ही इज सन, ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ द मदर ऑफ माय डॉटर। क्या, मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा कि वह माने कौन, मनीष, यानी कि ये मनीषा नहीं है बल्कि ये मनीष है, मनीष है, मेल है। ठीक है, कि वह मेरी बेटी की माँ, वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। तो मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है, तो मतलब ये आ गया मनीष, यहाँ पे आ गया, ये आपका चित्र बनेगा, ये आपका फिगर ड्रॉ हो गया। मैंने 5 सिंबल्स आपको बता रखे हैं, और इस 5 सिंबल्स के द्वारा आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखो हमारा फिगर बन के तैयार है। अब जो भी पूछेगा वो आप बता सकते हैं। अजय का मनीषा से क्या संबंध है, तो अजय का यहाँ पे लिखेंगे का, मनीषा से क्या संबंध है, से क्या संबंध है, से का की तरफ जाएंगे, से का की तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इसकी ये क्या है, बहन है, इसकी ये क्या है, बहन है, और बहन का पति क्या लगता है, जीजा, मतलब कि ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में जीजा बोल सकते हैं। मतलब इसका आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं काफी आप लोग। वैसे मैंने आपको रिमाइंडर तो डलवा दिया था कि कल मैं क्लास नहीं लूंगा कुछ दिन, इसके बावजूद भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, वेट कर रहे थे, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
ये आपका दूसरा सवाल है। इसमें क्या कहता है, देखो इसमें कहता है कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम है। तो अभी बहुत ही मॉडरेट कोडिंग डिकोडिंग लग रहा है। ये क्या है, LAWYER का कोड क्या दे रखा है, LWEAYR, ये इसका कोड लिखा है। अब ये देखना कि भाई कोड किस ऑर्डर में लिखा, क्या लॉजिक लगा के रखा है। अगर कभी भी ओरिजिनल वर्ड की स्पेलिंग अगर कोड की साइड में नजर आती है तो इट मींस क्लियर कि ये बेस्ड ऑन पोजीशन पे है। बेस्ड ऑन पोजीशन कैसे ले लिया इसने, LW। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, अगर इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, अब जैसे जैसे मेरा नंबर चेंज होगा वैसे वैसे मैं आगे भी चेंज करूंगा। तो सबसे पहले L लेता है, चलो 1 लिख लिया, फिर W लेता है 3 लिख लिया, फिर W के बाद 5 लिख लिया, मतलब अल्टरनेट ले रहा है ना, 1 3 5। फिर इसके बाद क्या किया, फिर A 2 4 6 लिया होगा, 2 4 6 ले लिया। ओके, तो पहले ऑड नंबर लेता है, फिर इसके बाद इवन नंबर लेता है। तो जो लॉजिक ये इस्तेमाल करा है वही लॉजिक हम लोग भी लगा देंगे वहां पे। क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या है, COURTS दे रखा है, इसका ऐसे नंबर डालिए। पहले और नंबर ले लीजिए सबका, तो CUS हो जाएगा, CUT हो जाएगा, CUT हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, CUT ORS हो जाएगा, CUT ORS हो जाएगा। तो CUT ORS कहीं है क्या, CUT ORS, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर है। इसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये एक तरफ लेटर और एक तरफ डिजिट है, यानी कि ये वैरायटी सेकंड है, लेटर टू डिजिट वाली प्रॉब्लम है। लेटर का कोड डिजिट में कर रखा है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले बेटा आपको प्लेस वैल्यू लिखना है ना। कोई भी क्वेश्चन दिमाग लगाने से पहले, ऐसे क्वेश्चन जिसमें लेटर हो और डिजिट हो, तो इसमें क्या करना है कि आपको दिमाग लगाने से पहले इसके प्लेस वैल्यू को अच्छे से याद करना है और लिख भी लेना है। 19 20 21 4 9 5 एंड 19। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो 4 की वैल्यू तो एज इट इज है, यहाँ पर डी को कांस्टेंट 4 ले लिया है, और इनको अगर आप जोड़ते हैं तो 21 और 19 मिलकर 40 20 60, यानी कि इन तीनों की वैल्यू ऐड कर दिया। और उधर देखो 9 5 14, 14 और 19 33, मतलब कि इन तीनों की वैल्यू ऐड कर दिया। मतलब बीच वाले लेटर की वैल्यू को कांस्टेंट कर देता है, और दोनों तरफ जो 3 अक्षर बचते हैं उनकी वैल्यू को क्या करता है, ऐड कर देता है। तो सिमिलर हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे आंसर को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 छोड़ दीजिए और 23 कांस्टेंट हो जाएगा। तो बीच में आप ये देखो कि 23 किसमें कांस्टेंट है, इधर देखो यहाँ पर 24 है और यहाँ देखो 24 है, यानी कि भैया 23 कांस्टेंट होना चाहिए। तो यानी एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी, लगाने की भी जरूरत नहीं। यही तो है स्मार्ट अप्रोच, है ना, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। तो स्मार्ट अप्रोच आपको परीक्षा में रखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को हम बनाए, है ना। जब हम देख रहे हैं कि बीच वाले लेटर को कांस्टेंट किया जा रहा है और इसके प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिखा जा रहा है, तो इट मींस क्लियर कि आपको जो है तुरंत ऐसा करना चाहिए था बिना लगाए। वैसे भी आप देख लो 15 12 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इट मींस क्लियर कि आंसर यही है, बी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें कौन सी लॉजिक लगा रखा है, कपिल को लिखता है NDRKN, तो भाई क्या लगा दिया इन्होंने, 11 3 14 प्लस 3 होता है, और 1 धन 3 4 प्लस 3 होता है, 16 2 18 प्लस 2 आ जाएगा, और 9 2 11 प्लस 2 आ जाएगा, और 12 2 14 प्लस 2 आ जाएगा। भाई शुरू के 2 लेटर में क्या करता है कि 3 ऐड करता है, बाकी के 3 लेटर में 2 ऐड करता है। तो जो उसने करा वही तो चाहता है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रत्येक सवाल में एक एग्जाम्पल गिवन होता है, दिए गए एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, स्टडी करना है, और जो भी लॉजिक उसमें समझ में आएगा वो चीज आप पूछे गए प्रश्न पे अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इट मींस क्लियर, हम लोग को क्या करना है, पूजा का लिखना है। पूजा को कैसे लिखेंगे, तो देखो पूजा कैसे लिखेंगे, POOJA। ओके, क्या करना है, शुरू के 2 अक्षर में 3 जोड़ना है, तो 16 3 19, 15 3 18, और इसमें 2 जोड़ना है, 15 2 17, 10 2 12, 2 1 3, यानी ये हमारा आंसर बनेगा SRQLC, यानी आंसर सी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन में क्या होता है मैंने आपको बता रखा है बेटा कि एग्जाम में देखो ये इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, ये डिक्शनरी पे आधारित क्वेश्चन आता है, इसमें है तो कुछ नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना कि ऐसे प्रॉब्लम्स को बताने के लिए सबसे पहले जो कॉमन लेटर होता है ना उसको डिलीट कर देते हैं। जैसे अगर बात करें तो एस सब में दिख रहा है, एस काटो यहां से, एस ई, अच्छा एस ये सब तो पहले आएंगे और इसमें यम दिया, इसमें आई दिया। तो अगर बात करें तो सबसे लास्ट में 3 दिखना चाहिए, उसके पहले हमें 5 दिखना चाहिए। तो 53 जहां पर होगा वही आंसर हमारा होने का चांसेस है। तो पहला आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 35 है डेफिनेटली। अब इसके बाद अगर हम लोग इन तीनों की बात करें जिसको मैं कट करा हमने, तो एस के बाद यस 19 होता है, एस के बाद यहाँ 20 होता है और यहाँ पर 12 होता है। तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो 4 1 2 लिख लो, आंसर आ गया 412 53 जहां पे होगा वो आंसर हो जाएगा। यानी आंसर आपका बी करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग को मिल रहे हैं क्वेश्चन जो है इजी है, अभी कोई खास क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो, तो सभी लोग अच्छा कर ले रहे हैं। और आगे बढ़ा जाए। मास्टर क्या हाल चाल है, आ गए हो घर से? राय, आयुष्मान यादव, करिश्मा, आर्या मौर्य, अनिल श्रीवास्तव, राजकुमार, आशीष त्रिपाठी, अनुज द्विवेदी, रायल, सबको अमित कहाँ से? बदलापुर से। एक वीडियो में नौकरी लेकर गुरुदेव आपसे मिलने सपना पूरा हो जाए, बस बस हम भी यही चाह रहे हैं कि बस आपकी नौकरी लग जाए, हमारा भी सपना पूरा हो जाए। देखो लेजेंड बी, प्रेमचंद है, आशीष त्रिपाठी। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। इधर देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। लॉजिक देखो क्या है, एनालॉजी, वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसने क्या ट्रिक लगा रखा है देखो कि 12 5 17 5 ऐड करा है और 7 5 12 और 19 और 5 24, यानी 5 5 5 ऐड हो रहा है। 14 5 19 एस, 4 और 5 9 आई और 16 5 21 का मान यू होगा, एस आई यू, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसको बताइए क्या होना चाहिए। चल सब लोग बताओ इसमें क्या होगा। रेक्टिफिकेशन इज रिलेटेड टू करेक्शन, मतलब संशोधन का सुधार से संबंध जो होता है ना, संशोधन होता है, इसके बाद क्या होता है, रेक्टिफिकेशन के बाद इंप्रूवमेंट होता है ना, करेक्शन। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, सेम वे इविक्शन का संबंध किससे होगा, निष्कासन, इविक्शन का संबंध किससे होगा, निर्वासन। इविक्शन यानी निर्वासन उसी का पर्यायवाची है। अगर बात करें तो ये सिनोनिम्स है इविक्शन का, निर्वासन, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, इसमें आउट ऑफ 4 यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट व्हिच वन इज ऑड मैन। अब यहाँ पर आपको देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कॉमन क्वांटिटी 3 और सिमिलर, वन इज ऑड मैन, दिस वन इज योर आंसर। यानी अगर बात करें तो 5 5 25 5 125, 5 5 से मल्टीप्लाई, 6 6 36 6 216 और 9 9 81 का मतलब इसमें 9 9 से गुणा कर दिया और इसमें 6 6 से गुणा कर दिया, ठीक है, और इसमें 5 5 से गुणा कर दिया। तो भाई 8 64, अब 8 का गुणा होना चाहिए, 412 नहीं आएगा, गलत है, 512 होना चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया। यानी यही तो है आंसर हमारा, इसी को तो छाटेंगे। 3 में सिमिलरिटी है, जिसमें नहीं उसे छाटेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्या कहता है, 23 का संबंध 299 से बोलता है। अब 23 का संबंध देखो 299 से कैसे हो सकता है, 13 गुना है 23 में, अगर आप 13 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 299। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 13 चौके 52 को 2 5 26 26 और 5 31 312 312 आपका ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है। ये नंबर एनालॉजी है। कभी कभी नंबर एनालॉजी क्या होता है ना, कभी इधर से बढ़ता उधर से घटता है ना, तो ये कभी कभी आपके लिए प्रॉब्लम भी बन जाती है, ऐसा नहीं है। लोग इसे बहुत ही सिंपल समझ लेते हैं, बट कभी कभी एग्जाम में आपको ये पजल कर सकती है। अगला देखो,
क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो इसमें क्या हो रखा है, देखो अब यहाँ पर बात करता है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, उनमें से कोई एक असंगत है, उसे छांटना है। भाई देखो ये 5, ये 9, 5 4 9 और ये 21 है, 5 9 21 का संबंध है। अच्छा अच्छा अच्छा, ए ई आई और वहां पे क्या है, ए ओ ई यू। अगर एक तरह से बात करें यार तो सब में देखो वॉवेल है, और ये क्या है, सब में देखो वॉवेल है, और उसमें क्या है, कॉन्सोनेंट का ग्रुप है। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर भी इसको हम छाट सकते हैं, डी आ जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं कुछ जोड़ घटा के करता है क्या, 1 धन 4 धन 4 है, और धन 4 है, यहाँ पे क्या है, 5 4 9 है, 4 बढ़ रहा है, और 9 9 इस 12 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा, 17 17 है, 14 है। अरे यही वॉवेल कॉन्सोनेंट ही लगेगा, बस बस सब में वॉवेल है, उसमें कॉन्सोनेंट है। आप वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर इसे छाट सकते हैं, क्यू एन बी हो जाएगा, क्योंकि सब वॉवेल का ग्रुप है और वो कॉन्सोनेंट का ग्रुप है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई आई यू, ए ई आई और ओ ई यू। तो इसमें आपका क्यू एन बी ही आंसर होना चाहिए, ठीक है, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये आपका नंबर सीरीज है। अभी कल एक हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, उसमें नंबर सीरीज जो पूछा था उसमें पॉइंट पॉइंट लगा के दिया था, तो कुछ लोगों के लिए वो भी समस्या हो गया, बच्चे थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा अनकंफर्ट फील करने लगते हैं। अभी तक देखो क्या है, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। इसका डिफरेंस अगर लेते हो तो कितना आएगा, 3 और यहाँ पर 13 का है। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7 और 17 का है। भाई 13 17, 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 17 आता है, और 17 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 23 आता है। 23 अगर ऐड करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, 185 बनना चाहिए। और 185 और 120 का डिफरेंस अगर लिया जाए, देखते हैं कितना बनता है, 5 हो जाएगा, और 8 में से 2 गया। हम्म, हम्म, हम्म। तेईस का डिफरेंस होना चाहिए, और आगे आगे देखते हैं क्या डिफरेंस है भाई इसमें, 8 है, ये तो माइनस हो रहा है ना भाई, माइनस माइनस माइनस, ओके 23 माइनस करना बेटा, 185 नहीं आएगा, तो 2 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9, 29 29, यानी कि 2 में से यहाँ पर कितना होना चाहिए, 23 को माइनस करेंगे, 2 में 12 में से 3 गया 9 आ गया, यहाँ पर कितना 15 बचेगा, 15 में से 2 गया 13, 139। अगर 139 होना चाहिए क्या, 2 में से 9, 5 में से 2 गया 3 3 और 39 होगा यहाँ पे, 139 और 20 13 23, 1 मिनट, 23 नहीं, 13 और 17 के बाद 19 होता है, 19 के बाद 23 होता है। अगर ये ऑर्डर हम लोग लेके चले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो क्या हो जाएगा, 9 2 11 का 1 रिमाइंडर 1, 1 7 1 8, 181 है क्या, ना 9 181, फिर से गलत है, घटाना है, 2 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, 43 43 43 143 143 143 आना चाहिए, राइट 143 आना चाहिए। 143 अगर रहेगा, अगर 143 रहेगा ना, तो इसका डिफरेंस से देखो कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा। इट मीन्स क्लियर है, 143 आंसर करेक्ट है। और आई थिंक ये आप लोग 143 कर भी लिए होंगे, 143 राइट, प्राइम नंबर चल रहा है 143, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर चल रहा है, 143 आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अब इसमें क्या कर रहा है, ये भी नंबर सीरीज है, 11 11 11 दूना 22, 2 का गुणा कर दो, 11 दूना 22 और 7 ऐड कर दो, 29 का 2 गुना करोगे 58 आएगा, और 7 ऐड कर दो। इट मींस क्लियर कि मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 चल रहा है, तो इसमें 2 का गुणा करके 7 जोड़ दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा,
7 जोड़ दो, 7 2 569 आ जाएगा। 569, 569 आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। 569 राइट आंसर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे और दोनों ही जो है आप देख रहे हो कि डिफरेंसेस लेकर के उनको बनाया जा सकता है और फटाफट हम लोग कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है। यहाँ पे क्या करता है, 4 3 7 3 10 3 13 3 16 पी आ जाएगा, और 14 3 17 3 20 3 23 3 26 जेड आ जाएगा, और देखो 11 3 14 3 17 3 20 3 23 डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, और 2 धन 3 5 3 8 3 11 3 14 पी जेड डब्ल्यू एक ही जगह दिख रहा है, पी जेड डब्ल्यू एन, पी जेड डब्ल्यू एन होना चाहिए ना, 11 3 14 लास्ट में, तो आंसर ए करेक्ट है, राइट। ए ऑप्शन करेक्ट है, सबको पता है ना। बी करेक्ट है, सही है। अभी सर तो बहुत तेज चल रहा है भाई, सब कुछ आप लोग भी बहुत तेजी से बना रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको फटाफट बनाओ, जल्दी से देखते हैं। देखो मेरा पैटर्न क्या है, मैंने आपको क्या सिखा रखा है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका गैप सहित आपको गिन लेना है टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। डेफिनेटली दोस्त याद रखना इसमें 3 या 5 का बनेगा, लेकिन हमें नंबर वैरायटी ऑफ लेटर भी देखना पड़ेगा, कितने लेटर यूज किए गए। ए है, टी है, एक्स है, डब्ल्यू है, क्यू है, ओहो 5 लेटर यूज कर रहा है, तो यानी कि 5 में बांटो फिर, और क्या। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है। ए टी क्यू लास्ट में होना चाहिए, ए टी क्यू, ओके। ए टी क्यू यहाँ आ जाएगा, ए के पहले एक्स डालो ना, और एक्स ए के पहले एक्स, एक्स के पहले डब्ल्यू होना चाहिए, डब्ल्यू एक्स हो गया। डब्ल्यू तो क्या क्या भरा आपने, एक्स भरा, क्यू भरा, ए टी भरा, डब्ल्यू भरा, एक्स भरा, बन गया आंसर। तो एक्स क्यू ए टी डब्ल्यू एक्स, 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 आंसर ए करेक्ट है। आप लोगों ने भी आंसर ए दिया होगा, ए करेक्ट है ना बच्चा, ए करेक्ट है ना सबका। सुचि कौशल, दीपक कुमार, श्रुति सिंह, अनिल श्रीवास्तव, मास्टर ब्रोकेन, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करें, फटाफट देखो। ये देखो अगला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर एक डाइस का प्रॉब्लम है, और इसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि दिख नहीं रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा। ये देखो, ये ओपन डाइस दिया हुआ है। आपको पता है, मैंने आपको एक चीज सिखा रखा है कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह हुआ करती है। दो विपरीत सतहों के बीच में क्या हुआ करती है, एक सतह हुआ करती है। तो देखो यहाँ पर यल का विपरीत कौन होगा, ओ होगा, और बी का विपरीत एच होगा, एक्स का विपरीत के होगा, एक्स का विपरीत के होगा, और बी का विपरीत एच होगा, यल का विपरीत ओ होगा। तो दो विपरीत सतह कभी दिखना नहीं चाहिए, ओ और यल कभी साथ में नहीं दिखना चाहिए, और यक्स और के भी कभी साथ में नहीं दिखना चाहिए। तो यक्स और के हमें लग रहा है यहाँ दिख रहा है, क्या यक्स और के दिख रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है। और एच और बी साथ में नहीं दिखना चाहिए, एच के साथ बी नहीं दिखना चाहिए, एच के साथ बी नहीं दिखना चाहिए, ओके। तो कोई बात नहीं, एच अभी तक देखो जरा, एल एच के है, यल एच के, यल के बाद एच, एच के बाद के होना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, के कैसे बना दे, यक्स कहाँ है भाई, ये लग, ये तो यक्स दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, वो भी यक्स ही दिख रहा है, ये भी यक्स है, ये दोनों के यहाँ के हैं। देखो अगर देखो, अगर के है तो के और यक्स साथ में नहीं होना चाहिए, के और यक्स साथ में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे घुमाते हैं, क्या क्या क्या, के एल एच, के के बाद एल, एल के बाद एच, या एल के बाद एच के बाद के होना चाहिए, एल एच के नहीं एक्स हो जाएगा, यानी कि बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो एच ओ एक्स होना चाहिए, एच ओ एक्स मिल जाएगा,
एच ओ एक्स इस कॉर्नर पे क्लॉकवाइज मिल रहा है, मतलब ये तो सही है। और ये देखो एल बी के होना चाहिए, एल के बाद बी, बी के बाद के होना चाहिए, एल बी के। तो आपको पता है ना के यहाँ पे आ सकता है ना, एल बी के यानी बन रहा है, मतलब आंसर इसमें ए और सी करेक्ट है। ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। सबसे पहले ओपन डाइस में क्या करना होता है कि आप लोगों को सबसे पहले ओपन डाइस में आपको वो निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है इसमें कि अपोजिट्स क्या है। तो याद रखना कि दो अपोजिट्स जो होते हैं वो कभी साथ में नहीं दिखनी चाहिए, राइट। अपोजिट्स कभी साथ में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो साथ में दिख गया था तो इसको काट दिया था, और इसमें क्लॉकवाइज घुमाने पर ये नहीं बन पा रहा था ये वाला, इसे भी काट दिया। ये दोनों बन पा रहे थे, तो आंसर तुम्हारे ए और सी हो जाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आओ। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि पहले सिंबल को साइन में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद बोर्ड मास फॉलो करते हैं और तुरंत आंसर का जवाब देते हैं। क्या कहता है, यदि रुपए का अर्थ प्लस है, इफ रुपीज डिनोट प्लस, ओके, rupee denote plus 46 plus 23, and hash denote multiply to 1, और dollar denote what, dollar denotes divide, dollar denotes divide 3, at the rate denote minus 70। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो 3 7 21 7 आ जाएगा, ओके। 46 है प्लस है 46 प्लस फिर क्या हो जाएगा 7 और 7, 1 2 7 14 माइनस 70, इसे तो कितना हो जाएगा ये 6 1 7, वन 190, यस 190, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत इजी होता है, कोई भी लड़का कर लेगा। इसको करो, चलो इसको करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से और आंसर बताओ आप लोग। मोटिवेशनल वाला रायल अंशुमान यादव, अनिल श्रीवास्तव, सत्यम राय, अनुज अनुज शुक्ला, अमित रायल, अंजनेश निषाद, हिमांशु यादव, प्रज्ञा सोनकर, शिव सागर, कृष्णा यादव। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें नेचुरल, हेलो अमित। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ये देखो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। कर लिया आंसर? क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं क्या? चलो भाई आंसर सी दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, लोग इस क्वेश्चन का आंसर सी दे रहे हैं क्या आप लोग? सत्यम 2143 आंसर क्या दे रहा बच्चा? शिखा ठाकुर सिंह। अरे ए और सी दोनों कैसे हो सकता है, इसका आंसर बोलो। शिव सागर बी, और अंशुमान यादव सुल्तानपुर है। मोटिवेशनल वाला आंसर बोलो, जल्दी बोलो, हेलो आंसर बोलो। विमल का आंसर बी आ रहा है, कुछ का आंसर सी आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है। ओके ओके ओके, थोड़ा देख लो भाई, देख लो थोड़ा आंसर इधर। एक प्राकृतिक कहता है व्हेन अ नेचुरल नंबर यक्स, नेचुरल नंबर यक्स इज एडेड टू इट्स नेक्स्ट नेचुरल नंबर, ओके, इसके आगे का नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? x+1 y। और इस ये क्या है, ये किसके बराबर है? y के बराबर। अब क्या कहता है, and another natural number that is 5 times, another natural number that is 5 times its next natural number। नेक्स्ट नेचुरल नंबर ये है, इसका 5 टाइम यानी 5y हो जाएगा। तो x हो गया प्लस y हो गया प्लस 5y हो गया, ठीक है। कहता है the sum of these three numbers is 104। इसका सम कितना है? 1041। अब क्या कर रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ यक्स। यक्स का वैल्यू फाइंड करना, तो कोई बात नहीं, ये देखो x प्लस कितना हो जाएगा 6y, x प्लस 6y
यहाँ पे सॉल्व कर लें, x प्लस 6y, अब y की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, बराबर कितना आया 104। सॉल्व कर दो इसको, x प्लस 6x प्लस 6 बराबर 104 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 7x हो जाएगा बराबर, है ना, तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, और 7 से काटेगा 14 आ जाएगा, x बराबर 14 होगा। बच्चा सब गलत बता रहे हो, आंसर इसका 14 आ रहा है, तुम सब जो है बी सी के चक्कर में पड़े हुए हो, है ना। यूपी 70 ब्रांड 0004, मैंने कार का नंबर बनाया। ओके आंसर, हेलो एवरीवन, रोशन अनिल श्रीवास्तव ए, अभी आंसर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अब ये है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या है ना कि इंग्लिश में ही पढ़ने में मजा रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जगह नहीं मिलेगी बनाने को, इसलिए थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए, हिंदी पढ़ के करते हैं, अगर कहीं दिक्कत आएगी तो अंग्रेजी देख लिया जाएगा इसका। अब भी देखो, अरविंद, कुणाल, निधि, पवन, साहिल, तान्या, सुनीता नाम के 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के परितर मेज के केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए, ये आपका वृत्ताकार मेज हो गया, इस पर बैठाना है इन लोग को, ठीक है। 8 लोग हैं टोटल, और आपको पता है ना, इफ ऑल पर्सन लुकिंग टुवर्ड सेंटर, तो राइट के लिए क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट के लिए क्या होता है क्लॉकवाइज, है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं, निधि साहिल के दाहिने दूसरे स्थान पे बैठी है। दोस्त अब साहिल को बैठा लो, ये आपके साहिल हो गए, और निधि इनके दाहिने दूसरे स्थान पे, एक का स्थान छोड़ो, दूसरे पे कौन है, निधि है, यहाँ पे निधि को बैठा लो, ठीक है। अब देखो, सर्किल पर कोई इंड नहीं होता, लेकिन जैसे एक बंदा बैठता है वैसे इंड बन जाता है। अब आप सारी सीटों को लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 ओके। अब क्या कहते हैं, कुणाल पवन के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मेरे भाई पवन कहाँ बैठा है, अभी तो ये पता ही नहीं है। तन्मय, ये पवन ही होना चाहिए, तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अरे भाई एक बार बैठ बता तो दो पवन कहाँ है, फिर हम सबको बैठा लें, पवन को अभी नहीं बताया, ठीक है। अब क्या कहता है, सुनीता तन्मय के बाएं, ओके, तन्मय कहाँ है अभी पता नहीं, सुनीता तन्मय के बाएं और अरविंद के दाहिने बगल में बैठी है, तान्या अरविंद के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठी है, निधि और साहिल, ओके ओके। अरे भाई साहिल और निधि के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दो, क्या कह रहा है, निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है, कुछ नहीं, ओके देखते हैं। कुणाल पवन के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो यहां पर मुझे, अगर इसने ये बोला है कि निधि साहिल के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठी है, तो इस जानकारी को मैंने यूज कर लिया। भाई अगर इस जानकारी को यूज कर लिया, तो मुझे निधि और साहिल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और वो मिल नहीं रही है। कुणाल पवन के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और सुनीता तन्मय के बाएं और अरविंद के दाहिने बगल में बैठी है। अच्छा, बड़ा तन्मय तन्मय हो रहा है, तो क्यों ना हम पहले तन्मय को ही देख लें क्या है ना, तो ज्यादा ही तन्मय नहीं हो रहा है, तो तन्मय को ही देखा जाए पहले, निधि को हम बाद में रखेंगे, साहिल को भी हटाओ बाद में रखा जाएगा, क्योंकि तन्मय तन्मय को बहुत बना बचा रखा है इसने। अब इधर देखो, इधर देखते हैं, कुणाल पवन के दाहिने दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले आप पवन को बैठाओ, यहाँ पर पवन को बैठाओ, ये पवन आ गया, क्या कहता है, कुणाल पवन के दाहिने दूसरे स्थान पर, दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलते हैं, दाहिने दूसरे स्थान पे कौन है, कुणाल, कुणाल पवन के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा दिया सबसे पहले, ठीक है। अब देखो तन्मय पवन के बाएं, तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, अब तन्मय को पवन के बाएं बैठाना ना, तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज चलोगे, 1 2 3, यहाँ पर कौन है, तन्मय, तन्मय बैठ गए इसके बाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब क्या कहता है, सुनीता तन्मय के बाएं और अरविंद के बगल में बैठी है, तन्मय के बाएं और अरविंद के बगल में बैठी है, बाएं के लिए क्लॉकवाइज चलोगे, और यहां पर बैठाओ सुनीता को, सुनीता तन्मय के बाएं हो जाएगी और अरविंद के बगल में हो जाएगी, यहां बैठाओ अरविंद को, ठीक है।
अरविंद को। देखो बहुत सारे लोग बैठ गए। तान्या के दाएं अरविंद के दाहिने बगल में बैठी है, तान्या अरविंद के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठी है। तो दाहिने के लिए दोस्त एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 2 3। यहाँ तान्या है, तान्या भी बैठ गई। अब तुम्हारा जो पहला इंफॉर्मेशन था अब आराम से बैठा सकते हो। निधि साहिल के दाहिने दूसरे स्थान पे है। अब तुम्हारा साहिल यहाँ बैठ जाएगा और निधि बैठ जाएगी यहाँ पे। ये मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो शुरुआती दौर में कोडिंग डिकोडिंग ये सब कितना नॉर्मल लेके आया था, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा दे दिया था। ठीक है, जो पहली इंफॉर्मेशन को यूज करके चलेगा वो नहीं कर पाएगा। सबसे पहले देखो इसका जो इसका रूल है बढ़िया, वो क्या है कि जिस बंदे का नाम ज्यादा रिपीट हो, जिस बंदे से ज्यादा लोग कनेक्टेड हो, उस बंदे को सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस देना होता है, राइट। अब देखो अब इसके बाद क्या है कि मेरा क्वेश्चन बन चुका, जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा। अरविंद के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठी है, अरविंद के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठी है। अच्छा तो हो गया। निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है? निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है? निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है? पवन बैठा है, बात खत्म। पवन बैठा है। निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है? पवन। आंसर पवन सही है, राइट। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ओके, 5 व्यक्ति, ये लोग भी वृत्त में ही बैठे हैं, बैठ लो। श्वेता कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी है। ओके, केंद्र की तरफ मुख है, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक और बाएं के लिए क्लॉकवाइज भाई आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर भी 5 व्यक्ति हैं, इस बार व्यक्ति कम है, कोई बात नहीं। क्या कहता है? मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। श्वेता कार्तिक के बाईं बगल में बैठी है। पहले कार्तिक को बैठाओ। श्वेता किधर बैठी है? कार्तिक के बाएं, तो बाएं श्वेता आ जाएगी, इसके बाएं बैठा दिया श्वेता को। माही जेनी के दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो भाई पहले सीट लगा लो, क्योंकि 5 ही लोग हैं, 1 2 3 4 5। अब क्या कहता है? कहता है कि माही जेनी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठी है, दाहिने। तो यहाँ पर बैठाना पड़ेगा आपको जेनी को, और जेनी के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है? माही, यहाँ पे आ जाएगी माही। फिर इसके बाद क्या कहता है? जैनी सुवर्णा और कार्तिक के बीच में। जैनी कार्तिक और सुवर्णा के बीच में, यहाँ सुवर्णा आ जाएगी, सुवर्णा आ जाएगी। ठीक है, सब लोग बैठ गए भैया, 5 ही लोग थे, सब बैठ गए। सुवर्णा के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन बैठा? बेटा दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो सुवर्णा के दाहिने एंटी क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पे जाके देखो, दाहिने दूसरे स्थान पर श्वेता है, बात खत्म। श्वेता, आंसर एक करेक्ट है, आंसर एक करेक्ट है ना? करेक्ट। ठीक है। हम्म, सही है ना? अगला क्वेश्चन देखो। देखो अब देखो 20 क्या पूछ रहा है? निम्न आरेख में पंचभुज एथलीट को दिखाता है। मतलब जो पेंटागोनल है, पेंटागोनल किसको दिखा रहा है? एथलीट को। पेंटागोनल एथलीट को दिखाता है। खटभुज भारतीयों को निरूपित करता है। ये इंडियन है। फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है? वृत्त पदक विजेता है, ये जो है पदक विजेता। फिर क्या कहता है? ओके, क्या पूछा? हाउ मेनी इंडियंस आर मेडल विनर? यहाँ पर मेडल विनर है, तो हाउ मेनी इंडियंस आर मेडल विनर बट नॉट एथलीट। जिसको नॉट बोला उसके पहले बाहर निकलो। तुम्हारा याद रखना कि इस रेड मार्क के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब जो है क्या बोला कि रेड मार्क में नहीं जाना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए, पदक विजेता होना चाहिए। तो देखो ये केवल
पदक विजेता 20 हैं, केवल भारतीय 2 हैं, मगर भारतीय और पदक विजेता 7 हैं। तो आंसर आपका 7 बनेगा, है ना। आंसर आपका 7 हो जाएगा। और आई थिंक सारे बच्चों का ऐसा होगा, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है, कर लेंगे फटाफट जल्दी से। अगर एग्जाम की बात करें तो हम लोग वेन डायग्राम यूज कर ले, जल्दी हो जाएगा। 6 एंड 16 से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखो, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ऑल कैट्स और डॉग। ये तुम्हारे कैट हो गए और ये डॉग हो गए। फिर क्या कहता है, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट। सभी कुत्ते हाथी हैं, तो ये एलिफेंट। फिर क्या कहता है, कोई भी हाथी गाय नहीं है। ओके, एलिफेंट गाय नहीं है, तो गाय बिल्कुल इधर बना लो, काऊ। काऊ कभी एलिफेंट को टच नहीं कर सकती, और काऊ अगर एलिफेंट को टच नहीं कर सकती तो उसके अंदर भी किसी चीज को टच नहीं कर सकती। मैंने आपको बता रखा है कि इनर से आउटर जाओगे आल सम दोनों निकलेगा, और आउटर से इनर आओगे तो ओनली सम निकलेगा। चेक कर लो। सभी बिल्लियां हाथी हैं, सभी बिल्लियां हाथी हैं, बिल्कुल भाई, बिल्ली हाथी तो है। अंदर से बाहर जाएगा तो आल तो निकलेगा ही, सही है। दूसरा, सभी हाथी बिल्लियां। अरे क्या बात कह रहा है, सभी हाथी के बिल्लियां होने की अगर लिखा रहता इट इज ए पॉसिबिलिटी, संभावना लिखता तो हो सकता है, लेकिन कभी भी आउटर से इनर आने पर आल नहीं निकलता, आउटर से इनर इनर आने पर ओनली सन निकलता है, ओनली सन निकलता है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। केवल पहला सही है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यानी आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तुरंत बना लेते हैं इसको। देखो, मिरर इमेज है, बना लो बच्चा तुरंत। जल प्रतिबिंब है, ओके, जल प्रतिबिंब है। देखो, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि इसमें क्रम नहीं बदलता है। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है कि इसमें ऑर्डर नहीं बदलता है, इसमें केवल आपका नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसे हो जाएगा, आर पलट जाएगा, और ई भी पलट जाएगा इस तरह से कुछ, और यम भी पलट जाएगा ऐसे, यम भी पलट जाएगा, फोर भी पलटेगा दोस्त, मिला लो। तो ये तो देखो गलत फोर दिख रहा है, इनका फोर ऐसा होना चाहिए, फोर तो सही है, और यह ऐसा होना चाहिए, यानी ये पहले वाले में गलत दिख रहा है ना, ऐसा होना चाहिए। अब इन दोनों में आंसर आपका इसका ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, और ई के आधार पे फैसला हो जाएगा। ई के आधार हमारा ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा, और ये उल्टा दिख रहा है, ये भी आंसर चला जाएगा, और सही वाई से आंसर इसका क्या सही है, बी, बी ऑप्शन पे। अब आ जाओ अगले सवाल में। ये तुम्हारा क्या है, आपको विजुअल है क्या, प्रॉपर तरीके से घुमाने की अनुमति नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये आकृति किस विकल्प में निहित है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। Select the option in which the given figure is embedded, not allowed to rotate. Figure implicit, figure implicit। कुछ क्लियर है, लाइन थोड़ी क्लियर नहीं लग रही है। में लाइन थोड़ी क्लियर नहीं है बेटा, है ना, लाइंस इधर क्या लाइंस हैं, क्लियर नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो देखो, ये तो बिल्कुल नहीं है। पहले उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति, तो ये तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी इस तरह का नहीं दिख रहा।
कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इसमें ऑप्शन। एक्चुअली पूरी लाइन जो है विजिबिलिटी कायदे से नहीं है, तो इसमें कुछ क्लियर नहीं बोला जा सकता है इसमें क्या है। कुछ उल्टा लग रहा है। इस ये पूछना चाहिए कि ये किस में निहित है, इस तरह का कुछ होना चाहिए। और अगर ये देखा जाए तो ये लाइनें मैच हो रही हैं थोड़ा थोड़ा, और ये लाइन मैच हो रही है बट पूरी विजिबिलिटी नहीं है। इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको देखो, ये बढ़िया है, इसकी पूरी विजिबिलिटी है, इस सवाल को कर सकते हैं। ये देखिए जो क्वेश्चन है ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बनाया जा सकता है, इसको हम लोग कर सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से दिखाई भी दे रहा है। अब देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें पहले, देखो क्या होता है। ये आकृति रोटेट्स बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमी है ना बेटा। ये आकृति देखो 90 डिग्री घूम गई, यहाँ आके 1 स्टेप चली और 90 डिग्री घूमी है। फिर देखो 1 स्टेप चली, 90 डिग्री घूम गई, फिर ये 1 स्टेप चलेगा, 90 डिग्री घूमेगा, मतलब ऊपर की तरफ होना चाहिए और इस कॉर्नर में होना चाहिए। ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब ये दो विकल्प में तुम्हारा आंसर होना चाहिए। अब बीच में जो चाबी जैसा है ना, ये देखो एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक घुमा 90 90 90, मतलब आंसर तुम्हारा इसके आधार पर नहीं बोल सकते, इन दोनों का सेम है। ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल क्या हुआ बच्चा, 1 स्टेप चला है, ठीक है, घुमा उमा नहीं है। फिर इसके बाद देखो 1 स्टेप चला है, 1 स्टेप चला है, मतलब ट्रायंगल हमको चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे। आंसर यही सही है, ये गलत। आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। ओ माय गॉड, ये तो दिख ही नहीं रहा, मुझे ब्लर हो गया, छोड़ दो इसको। अब इसके बाद देखो, ये आपका क्वेश्चन आ गया किसका, कार्यवाही। ये आपका कार्यवाही का सवाल है, आइए इसको करते हैं। कार्यवाही का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। मौसम संबंधी विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि इस वर्ष लगातार 10वीं बार अच्छा मानसून होगा, जिसका परिणाम फसल उगने में होगा। मौसम संबंधी विभाग मतलब मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि इस वर्ष लगातार 10वीं बार अच्छा मानसून होगा, जिसका परिणाम फसल के उगाही में देखा जा सकता है, और मतलब अच्छी फसल होगी। तो मिलाकर कहने का ये, सरकार को कटाई के समय से पहले खाद्य पदार्थों के भंडार का कुछ हिस्सा निकाल देना चाहिए, है ना, ऑफलोड करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर ये पूर्वानुमान है कि इस साल फसल बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली सरकार जो है भंडारण करती है, और डेफिनेटली कि अपने भंडार को उनका कुछ हिस्सा बेच देना चाहिए। किसान अपने घर में गेहूं और चावल को कलेक्ट करके रखता है, वो तब तक रखता है जब तक कि नेक्स्ट सीजन का जो फसल है वो तैयार नहीं हो जाती। जब उसको ये पूर्वानुमान लग जाता है कि नहीं फसल अच्छी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, उसे निकाल देता है ना, ऑफलोड कर देता है सरकार। तो इसी प्रकार सरकार भी, मौसम विभाग ने कहा कि 10वीं बार मानसून अच्छी हो रही है, तो डेफिनेटली बात है कि अब फसल ज्यादा पैदावार होगा। तो भाई सरकार के भंडारण पहले से भरे हुए हैं, तो सरकार जो है उस पूर्वानुमान के बिहार पर जो है उसको कुछ खाली कर लेना चाहिए, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। नहीं तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में भूसा रखते हैं, ठीक है, गेहूं का छिलका आप अपने घर में वो रखते हैं, तो क्या होता है कि जब नेक्स्ट सीजन का जब आता है तो इंसान पहले उसे बेच देता है। तब तक नहीं बेचता जब तक कि नेक्स्ट सीजन का जो पैदावार नहीं हो जाती। लेकिन वो बेचोगे तभी तो उस नया भूसा फिर घर में रखोगे या अनाज रखोगे घर में, तो ये कार्रवाई बिल्कुल वैलिड है, पूर्वानुमान के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा क्या, सरकार को चाहिए कि वो किसानों को तुरंत रासायनिक खाद प्रदान करने का प्रयत्न करे। इसका कोई मतलब नहीं है, वो तो मार्केट में रासायनिक खाद रहता ही है। सरकार को ये कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है कि तुरंत उनको जो है भाई अभी पैदावार, फसल का पैदावार अच्छा हो रहा है, मानसून अच्छी है, तो तुरंत हम रासायनिक खाद उनको दे दें। तो रासायनिक खाद खराब भी हो जाती है ज्यादा दिन तक अगर रखेंगे, तो इसलिए वो तो समय के आधार पर उनको मिल ही जाएगा। तो ये गलत है, इसमें केवल पहली कार्रवाई ही वैलिड है, ठीक है।
दूसरा, ये क्वेश्चन है आपका पूर्व धारणा पे, एजम्पशन पे आधारित है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सिविक निकाय ने शहर के एक अलग थलग हिस्से पर स्थित तट पर एक बड़ा नोटिस बोर्ड लगाया। पिछले कुछ महीनों के दौरान समुद्र में तैरते समय कई पिकनिक मनाने वाले डूब गए। जरा सोचो कि सिविक निकाय ने, जो समुद्री तटों पे देख रेख करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिविक निकाय ने कहता है शहर के एक अलग थलग हिस्से पर स्थित तट पर एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा दिया। पिछले कुछ महीनों के दौरान समुद्र में तैरते समय कई पिकनिक मनाने आए थे लोग डूब गए, और ऐसा बोर्ड लगाया गया। वो पब्लिक को मतलब कि अवेयर करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे पिकनिक मनाने और डूब भी गए। तो बता सकते हो कि उनका एजम्पशंस, जो धारणा होगी ना, वो क्या होगी? कहता है हो सकता है पिकनिक मनाने वाले नोटिस बोर्ड को नजरअंदाज करें। दोस्त याद रखना कि जब भी हम नोटिस कोई भी लगाते हैं ना, तो हमारा एजम्पशन ये होता है कि लोग इस नोटिस बोर्ड को पढ़ेंगे, और पढ़े ना पढ़े, आपको पब्लिक का पार्ट नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि हमने नोटिस बोर्ड लगाया है। अब मान लो हम लोग अपने घर के बाहर या ऑफिस में लगा देते हैं कीप योर शूज आउटसाइड, और तो मतलब क्या सोच के लगाते हैं कि अपना जूता बाहर उतारिए, नोटिस बोर्ड लगा देते हैं, क्योंकि हमें पूर्वानुमान क्या क्या होता है कि भाई नोटिस लोग पढ़ेंगे और शूज उतारेंगे, और ये भी पूर्वानुमान होता है कि अगर नहीं लगाएंगे तो जूता पहने घर में घुस जाते हैं, है ना। तो सुनो, ये हो सकता है पिकनिक मनाने वाले नोटिस को नजरअंदाज करें। कभी भी कोई भी नोटिस इसलिए नहीं दी जाती कि उसका नजरअंदाज किया जाएगा, ये गलत है। हो सकता है पिकनिक मनाने वाले इसे पढ़ ले और समुद्र में जाते समय सावधान रहें। बिल्कुल, इस नोटिस का उद्देश्य हमारा यही रहा है कि लोग अगर आए पिकनिक मनाने तो इसको पढ़ें, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सजग हो जाएंगे। जैसे आप स्टेशन पे जाते हो और जैसे आपकी नजर पड़ती है ना कि पॉकेट मारों से सावधान, तो तुरंत आप क्या करते हैं, अपना पॉकेट चेक करते हैं, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि, है ना, तुरंत पॉकेट चेक करते हैं, बिना कहे हाथ जाता है पहले पर्स पे, राइट। तो याद रखो कि जो एजम्पशंस है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव एजम्पशंस गलत होते हैं, राइट। ओनली सेकंड फॉलोस। अगला क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है कौन सा, तर्क वाले सवाल है, राइट। ये देखो यहाँ पर तो आपको बनना है जज, जज की तरफ सोचना है। दो वकील की बहस, एक बोलेगा हाँ, एक बोलेगा ना, और सुनने के बाद आपको जजमेंट लेना है कि भाई कौन सा वकील सही बोल रहा है। कहता क्या ऐसे सभी माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया जाना चाहिए जहां से 50% से कम विद्यार्थी एसएससी परीक्षा में पास होते हैं? ठीक है, 50% से कम विद्यार्थी अगर एसएससी में पास हो रहा है तो क्या ऐसे कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए? तो तर्क सुनिए जरा। पहला कहता है नहीं, इसके बजाय स्कूलों में पास प्रतिशत में सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। बिल्कुल, यही कार्रवाई वैलिड होती है, यही कार्रवाई वैलिड होती है। सुधारात्मक उपाय लाने चाहिए, उसे बंद नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्या कहता है, हाँ, इससे इससे सभी माध्यमिक स्कूलों को कड़ा संदेश जाएगा। जब स्कूल ही बंद कर दोगे तो कड़ा संदेश देने का ये कार्रवाई जो है ना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई विनम्र होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। और ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है कि सीधा उसको बंद कर देना, और जो है ये तो हार्ड है, हार्ड हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट, राइट। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 29, ये देखो, ये क्या है, कौन सा सवाल है? ये है काज एंड इफेक्ट। मैंने आपको बोला है कि काज एंड इफेक्ट के प्रॉब्लम को बनाते समय आपको क्या करना है, आपको ये करने हैं कि आपके सामने दो स्टेटमेंट होगा, आपको ये सोचना है कि ऑर्डर को डिसाइड करना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, है ना, कौन सा ऑर्डर पहले आएगा और कौन सा ऑर्डर बाद में आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो देखिए, अगर आप क्रम को डिसाइड कर पाते हो तो जो पहले आता है वो उसमें काज बनता है, जो बाद में आता है वो इफेक्ट बनता है। ठीक। पवित्र तीर्थ मंदिर की यात्रा के लिए बहुत तीर्थयात्रियों ने सरकारी परिवहन का उपयोग किया। बिल्कुल,
सरकारी चीजों का उपयोग इन्होंने किया, मंदिर जाना है और पवित्र तीर्थ स्थल जाना है, सरकारी चीजों का प्रयोग ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किया, है ना। दूसरा क्या कहता है, प्राइवेट परिवहन से यात्रा की लागत बहुत अधिक होती है। ठीक, क्या इसमें आप कोई ऑर्डर डिसाइड कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो कि प्राइवेट जो परिवहन से यात्रा अगर करना है, जैसे मान लीजिए आपको बनारस जाना है, लखनऊ जाना है, आप बस से चले जाओगे, मतलब कि जो पब्लिक बसेस हैं गवर्नमेंट की, उनसे आप चले जाएंगे रोडवेज से, तो पैसा कम लगेगा। अब यहाँ से कार करके जाओगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, या यहाँ पे कोई अच्छी लग्जरियस कार से जा रहे हो कि अगर शेयरिंग में जा रहे हो तब भी पैसा लगेगा, ट्रेन से चले जाओगे और सस्ता पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पवित्र तीर्थ मंदिर की यात्रा के लिए बहुत तीर्थयात्रियों ने सरकारी परिवहन का उपयोग किया, प्राइवेट परिवहन से यात्रा की लागत बहुत अधिक होती है। ठीक, तो मतलब कि हम ऑर्डर को डिसाइड कर पा रहे हैं, तो दूसरा वाला पहले होगा, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा होती है इसलिए पहला वाला बाद में होगा। इस ये पहला ये ऑर्डर में ये दूसरा वाला पहले आएगा, तो ये काज हो जाएगा और ये इफेक्ट हो जाएगा, है ना। प्राइवेट जो है बहुत महंगा पड़ता है, इसीलिए लोग जो है क्या करते हैं, इससे जाते हैं, राइट। ओके, तो पहला दूसरा वाला काज है, पहला इफेक्ट है। आंसर देख लो इसमें क्या होना चाहिए, बी, बी सही आंसर क्या होगा, बी होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लो, ये आपका निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष। देखो कथन निष्कर्ष की प्रॉब्लम में क्या होता है कि यहां पर आपको अपनी तरफ से कोई भी ज्ञान यूज नहीं करना है। यहां पर जितनी बातें स्टेटमेंट में गिवन होती हैं, बस उन्हीं बातों से जो चीजें निकल पाती हैं उन्हीं को निकालना होता है, अपनी तरफ से कुछ भी देने की वहां रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्या कहता है, भारत में निरक्षरता मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। भारत में निरक्षरता क्यों है, क्योंकि आर्थिक विकास स्लो हुआ है। ठीक है, मंद आर्थिक विकास का मूल कारण क्या है, भारत में निरक्षरता, भारत के लोग निरक्षर हैं, इसलिए यहाँ का आर्थिक विकास जो है मंद है। ठीक है, मतलब कि मूल कारण बोल रहा है। तो विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध, भाई सीधा संबंध नहीं है, सीधा संबंध नहीं है ना, विपरीत संबंध है। ये सीधा संबंध बोल रहा है, उल्टा बोल रहे हैं। सीधा संबंध कैसे हुआ, अगर आप निरक्षर हैं तो विकास नहीं होगा। सीधा संबंध तब होता कि जब निरक्षर होने से विकास होता, तब हम कहते कि सीधा संबंध है। निरक्षर हो तो विकास कहां होगा, है ना। और यहाँ पे लिखा है भारत में निरक्षरता ही तो आर्थिक विकास का मूल कारण है, तो सीधा संबंध कैसे कह सकते हो। सीधा संबंध तब कहा जाता है जब ये होने से ये होता है, साक्षर और विकास का सीधा संबंध है, ये बोल सकते हैं। निरक्षरता और विकास का सीधा संबंध ये गलत है। दूसरा, भारत का आर्थिक विकास मंद है, बिल्कुल जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है कि भारत का आर्थिक विकास मंद है, तो देखिए हमें वर्तमान परिस्थितियों से नहीं लेना देना है, हमें स्टेटमेंट में जो बात मिल रही है उससे लेना देना है। भारत का आर्थिक विकास मंद है, तो ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करेगा इसमें भी। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने मॉक टेस्ट में किया है दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं सारी तैयारी में लगा हुआ हूं कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी पूरी टीम के साथ जो है पूरा अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त आपके साथ जो है लॉन्चिंग हमारी हो, और आप लोगों को मैं हर वो चीजें प्रोवाइड कर सकूं और जो आपको नीड है। और मेरा सिर्फ जो है एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ चीजों को वही करूं कि जो लोग कर रहे हैं, लोगों से हट के करेंगे। हमारा सिलेक्शन कुछ हमें अलग करना है ताकि हम बच्चों का सिलेक्शन दे पाए, और हमारा सिलेक्शन ही प्रूव करेगा, वही हमारा जो है प्लेस बताएगा कि अभी देखो एक तरह से अगर ऑनलाइन की बात करें तो आज तक हमने बच्चों को पढ़ाया जरूर है ऑनलाइन, लेकिन उस तरह से मैं प्रोफेशनल तरीके से अभी ऑनलाइन आया नहीं था। अब मैं प्रोफेशनल तरीके से पूरी टीम के साथ सशक्त पूरी मजबूती के साथ पूरे जो कंटेंट्स हैं जितने बच्चे को चाहिए होगा, और हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, सिलेक्शन भी देंगे। इस बात के
एकदम नोटिस कर लो, लिख लो। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, सिलेक्शन भी दूंगा और ये रिजल्ट आपको 2 साल बाद दिखने लगेगा। अभी हम 2 साल तो पूरी तरह से मेहनत करेंगे आप लोग के साथ, इसके बाद 2 साल बाद देखना कि ये चीजें जो हमारे कथन में और कर्म में कोई अंतर नहीं पाओगे, जो मैं बोल रहा हूं इसको मैं यथार्थ करके आपको दिखाऊंगा। राइट, ओके, थैंक यू।